हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से आज आपके बीच में हाजिर हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके। फ्रेंड्स, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में, या फिर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हो किसी कंपटीशन एग्जाम की, तो वहां पर जो पैसिव वॉइस होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप लोग देखते होंगे कि कोई भी एग्जाम देते हैं आप लोग, चाहे वनडे एग्जाम हुआ, चाहे यूपी बोर्ड का एग्जाम हुआ, पैसिव वॉइस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पैसिव वॉइस में जो सबसे टफ सेगमेंट लगता है स्टूडेंट को, वो लगता है कि सर हु वाले की पैसिव कैसे बनाएं। पैसिव के और सारे वीडियो मैंने अपलोड करे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, आप जाके वहां पर देख भी सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आएगा फ्रेंड तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं कि हु वाले वाक्यों की पैसिव कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स। तो हु वाले वाक्यों की पैसिव बनाना, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो हु वाले वाक्य होते हैं सिर्फ 3 टाइप से आ सकते हैं। यानी कि जो हु वाले सेंटेंस होते हैं वो आपको 3 टाइप से पूछे जा सकते हैं। टाइप नंबर 1 लिखा है, टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3। तो अगर आज आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि हु की पैसिव आपसे कभी गलत नहीं होगी। तो पहले आइए ये देखते हैं कि हु वाले वाक्य कितनी तरीकों से बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक, सबसे पहले देखिए टाइप नंबर 1 में, यदि हु के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा हो, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 2 क्या कहता है? यदि हु के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ हो। और टाइप नंबर 3 क्या कहता है कि अगर किसी वाक्य में हु के बाद हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज, एम, आर, हैज, हैव तो आ ही नहीं सकता क्योंकि वो हमेशा एकवचन करता होता है। हैड या बिल का प्रयोग हुआ हो तो पैसिव कैसे बनाएंगे, एक एक पर चर्चा करेंगे, पूरी विस्तृत चर्चा होगी। बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। देखिए, यदि हु के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा हो, जो क्वेश्चन देख सकते हो आपकी, हु टीचेज यू मैथ। आपने क्या देखा फ्रेंड्स कि क्वेश्चन की शुरुआत किससे हुई है? हु से हुई है। और हु के बाद क्या आया हुआ है? टीचेज आया हुआ है। तो देखिए, टीच क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें ईएस जुड़ा हुआ है। यहां पर यू क्या है? ऑब्जेक्ट है, और मैथ क्या है? ऑब्जेक्ट है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हमको ऑब्जेक्ट पहचानना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट कभी कभी 2 ऑब्जेक्ट आते हैं। तो यहां पर देखिए, एक ऑब्जेक्ट यू है जिसको ऑब्जेक्ट नंबर 1 बोलोगे, और मैथ ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, इन दोनों को सेम ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं, तो ऐसी गलती आप मत करिएगा। यू कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। तो ऑब्जेक्टिव केस हमेशा जो है अकेला ही होता है। मान लीजिए यहां पर योर लिखा होता तो योर कौन सा केस होता? पॉसेसिव केस होता। तब जो इसके बाद नाउन आता दोनों एक ही ऑब्जेक्ट होते। लेकिन अगर किसी वाक्य में ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हुआ है तो वो सिंगल ऑब्जेक्ट होता है। तो पहला आपको काम क्या करना है, सबसे पहले ये देखना कि किस टाइप का वाक्य है। आपने देखा कि हु के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा था। तो ऐसे वाक्यों की पैसिव कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स? सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको बाई हुम लिख देना है। यानी कि आपको हु के नीचे क्या करना है? बाई हुम लिख देना है। किसमें? पैसिव वॉइस बनाते समय। ठीक, क्लियर हुआ? अब आप क्या करोगे, जैसा प्रश्न वैसी पैसिव। कहने का मतलब अगर प्रश्न अफर्मेटिव में है तो आपकी पैसिव भी अफर्मेटिव में होगी, प्रश्न इंट्रोगेटिव है तो आपकी पैसिव भी इंट्रोगेटिव में होगी। तो आपने देखा आपका जो एक्टिव वॉइस था वो किस में था? इंट्रोगेटिव में था। तो आपका जो पैसिव होगा वो भी इंट्रोगेटिव में ही होगा। यानी कि आपने सबसे पहले क्या लगाया? WH लगाया। अब बताइए फ्रेंड्स, जब आप लोग टेंस पढ़ते हो तो WH के बाद क्या लगाते हो? हेल्पिंग वर्ब लगाते हो। अब यहां पर देखिएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा है। तो ऐसा कौन सा टेंस होता है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जितने इंडेफिनिट टेंस होते हैं और जितने परफेक्ट टेंस होते हैं, जब उनकी पैसिव बनाते हैं तो उनके बाद जो टेंस आता है उसमें परिवर्तन करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर आएगा तो इसको चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, और उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है फ्रेंड्स? इज, एम, आर होती है। अब आपको WH के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, यानी कि आपको यहां पर क्या लगाना है? इज, एम, आर लगाना है। लेकिन आप ऐसे नहीं लगा सकते हो, पहले तो आप जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाओ। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या था? यू। देखिए, जब 2 ऑब्जेक्ट आपको मिले तो जो ऑब्जेक्ट आपको पहले मिल जाए उसी को सब्जेक्ट बना दो, जो ऑब्जेक्ट दूसरा हो उसको जो कहते हो लिख दीजिए। तो यहां पर कई बच्चे गलती यही करते हैं कि यहां पर यू लिख देते हैं। अब बताइए फ्रेंड्स, अगर आपने यू लिख दिया तो आपने WH के बाद क्या लगा दिया? ऑब्जेक्ट। तो आपका वाक्य तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि आप WH में होता क्या है? WH प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो आपको क्या यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर इज, एम, आर यूज करना है। आप यू को बनाओगे सब्जेक्ट तो यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, यू का सब्जेक्ट भी यू होता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आपको यू के अनुसार यहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे, क्योंकि यू क्या है? बहुवचन है। तो WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि पैसिव में हमेशा क्या लगता है? थर्ड फॉर्म लगता है। तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टाट होती है। अब जो ऑब्जेक्ट आपका बचा है उसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि हु के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में
यस या यस लगा होता है तो ऐसे वाक्यों की पैसिव बनाते समय हु के स्थान पे बाय हुम लिखते हैं। फिर सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करते हैं, किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, उसके बाद बचे हुए ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। फ्रेंड दूसरा टाइप क्या होता है? यदि हु के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो। तो फ्रेंड सेकंड फॉर्म आप सब जानते हो कि एकमात्र ऐसा टेंस होता है जिसमें सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, वो टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब अभी मैंने आपको बताया कि जितने इंडेफिनिट टेंस होते हैं जब उनकी पैसिव बनाते हैं तो उनके बाद जो टेंस आता है उस टेंस में चेंज कर देते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद कौन सा टेंस आता है? पास्ट कंटीन्यूअस। यानी कि अगर सेकंड फॉर्म आएगा तो उसमें किसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी कि वाज और वर लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है? हु के स्थान पे आपको क्या लिखना है? बाय हुम लगाना है, WH हो गया। अब इसके बाद आपको यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे? वाज और वर यूज करेंगे। तो पहले देख लेते हैं, ये आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है, ये आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये हिम क्या है? ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, और ऑब्जेक्ट नंबर 2 क्या है? हिंदी। तो जो पहला ऑब्जेक्ट है उसको हमको सब्जेक्ट बनाना है। तो बच्चे फिर हिम का सब्जेक्ट क्या होता है? ही होता है। लेकिन अगर आपने ऐसे लिखा तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो गया, क्योंकि जैसा प्रश्न वैसे पैसिव। तो प्रश्न तो आपका इंट्रोगेटिव था और आपने पैसिव में क्या करा? आपने तो सहायक क्रिया लगाई ही नहीं, तो पहले क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया। अब जब आप सब्जेक्ट ही बन जाएगा तो इसके साथ सहायक क्रिया कौन सी लगाएंगे? वाज लगाएंगे। तो बाय हुम वाज ही। अब इसके बाद क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो टाट हो गया। और जो आपका बचा है उसको आप अंत में लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। कई बच्चे पूछेंगे सर अगर हम हिंदी को सब्जेक्ट बनाएं तो क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां पर ही है वहां पर हिंदी हो जाएगा। बचा आपका हिम, तो हिम को हिंदी के स्थान पे लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो चाहे पहले ऑब्जेक्ट से बनाओ चाहे तो दूसरे ऑब्जेक्ट से बनाओ। अब फ्रेंड्स देखिए, जो लास्ट टाइप होता है हु वाला, वो कौन सा होता है? एक टाइप हो गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस से यस जुड़ा हो, एक हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हो, और लास्ट क्या है कि यदि हु के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, वाज, हैज, हैड, बिल। आप कहेंगे सर आपने हैव नहीं लिखा, सर आपने आर नहीं लिखा। तो ये एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हु हमेशा एक वचनकर्ता होता है, और एक वचनकर्ता के साथ इज, वाज, हैज, हैड, बिल आ सकता है, कभी हैव और आर नहीं आ सकता है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तो हु हैज टॉट यू इंग्लिश, सेंटेंस आपके सामने है। इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है? हु। हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। टॉट क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। यू क्या है? आपका ऑब्जेक्ट नंबर 1। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट नंबर 2। आपको पैसिव बनानी है। आपने देखा इनमें सहायक क्रियाएं नहीं थी, तो इसका इस नियम से बना। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस एस, तो इज एम आर। सेकंड फॉर्म का वाज बियर, यहां पर हैज और हैव आया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हु को बाय हुम में लिख देंगे। ओके, जब हैज आता है तो क्या करते हो? हैज बीन और हैव बीन करते हो। ठीक, लेकिन आप सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट यू है, तो देखो यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, यू का सब्जेक्ट भी यू होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपने यहां यू लिखा तो आपका वाक्य गलत हो गया, क्योंकि जैसा प्रश्न वैसी पैसिव। तो पहले तो आपको हेल्पिंग वर्ब चुनना पड़ेगा। जब हैज आता है तो आप क्या करते हो? हैज बीन और हैव बीन। तो जब आप यू को सब्जेक्ट बनाओगे, यू तो बहुवचन होता है, तो हैव लगाएंगे। फिर क्या लगाएंगे? यू। अब बीन लगाएंगे। देखिए कई बच्चे क्या करते हैं? हैव बीन साथ साथ लिख देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंट्रोगेटिव में कभी भी दो सहायक क्रियाएं साथ साथ नहीं लिखी जाती हैं। तो बाय हुम हैव यू बीन, आपकी वर्ब यूज करनी है। तो वर्ब कौन सी है? टॉट। ये थर्ड फॉर्म हैज के साथ पहले से ही आती है। तो बाय हुम हैव यू बीन टॉट, और ऑब्जेक्ट आपका क्या है? इंग्लिश। तो इस दूसरे ऑब्जेक्ट को जो हम कहते हो लिख देंगे। अगर आप चाहते हैं सर मैं इंग्लिश से बनाना चाहता हूं तो यहाँ पर हैज करना पड़ेगा, यहाँ पर इंग्लिश करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? हु करना पड़ेगा। फ्रेंड तो ये थे हु से प्रारंभ होने वाले वाक्यों की पैसिव बनाना। तो सिर्फ 3 प्रकार से आपके एग्जाम में हु आ सकते हैं। और अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, 10th में हैं, 12th में हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और पूरी संभावना है कि इस साल हु वाले वाक्यों की पैसिव जरूर आएगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ भी सकते हैं। और स्क्रीन पे आपको कुछ सेंटेंस भी दिखाई दे रहे हैं, तो आप इन सेंटेंस की पैसिव बनाइए। और अगर नहीं आती है तो कमेंट कर सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बने रहिए हमारे चैनल न्यू हेवन क्लासेस के साथ। थैंक यू, आई लव यू।